कल रात एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी के कई पहलुओं को छू लिया। करीब 7 बजे होंगे, शाम को मोबाइल बजा उठाया तो उधर से रोने की आवाज़ आई। मैंने शांत कराया और पूछा कि भाभी जी आखिर हुआ क्या। उधर से आवाज़ आई, आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं। मैंने कहा, आप परेशानी बताइए और भाई साहब कहाँ है, माताजी किधर है, आखिर हुआ क्या। लेकिन उधर से केवल एक रट की आप आ जाइए। मैं आश्वासन दिया कि कम से कम 1 घंटा लगेगा। जैसे तैसे पूरी घबराहट में पहुंचा, देखा तो भाई साहब, हमारे मित्र जो जज है, सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी रोना चीखना कर रही है। 13 साल का बेटा भी परेशान है, 9 साल का बेटी भी कुछ नहीं कह पा रही है। मैंने भाई साहब से पूछा कि आखिर क्या बात है। भाई साहब कोई जवाब नहीं दे रहा था। फिर भाभी जी ने कहा, ये देखिए तालक के पेपर, ये कोर्ट से तैयार कराया लाए हैं, मुझे तालक देने चाहते हैं। मैंने पूछा, ये कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ शेल्टर है। प्रथम दृष्टि में मुझे लगा ये मजाक है, लेकिन मैंने बच्चे से पूछा, दादी किधर है। बच्चे ने बताया, पापा ने उन्हें 3 दिन पहले नोएडा के वृद्धाश्रम से शिफ्ट कर दिया है। मैंने घर के नौकर से कहा, मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय आई। भाई साहब को बहुत कोशिश की पिलाने की, लेकिन उन्होंने नहीं पिया और कुछ ही देर में वो एक मासूम बच्चे की तरह फूट कर रोने लगे। बोले, मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपनी 61 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले कराया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में उनके लिए इतनी मुसीबत हो गई कि पत्नी भाभी जी ने कसम खा ली कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो ये उसने बात करती है, ना ही मेरे बच्चे बात करते हैं। मैंने मेरे कोर्ट से आने के बाद खूब रोती थी। नौकर तक भी अपना मनमानी से व्यवहार थे। माँ ने 10 दिन पहले बोल दिया, बेटा तू मुझे ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दे। मैंने बहुत कोशिश की पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने माँ से सीधे मुंह बात नहीं की। जब मैं 2 साल का था तब पापा की मृत्यु हो गई थी। दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया, मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं जज हूँ। लोग बताते हैं माँ कभी दूसरों के घरों में काम करते वक्त भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। उस माँ को मैं ओल्ड एज होम में शिफ्ट करके आया हूँ। पहले 3 दिनों से मैं अपनी माँ के एक एक दुखों को याद करके तड़प रहा हूँ, जो उनके केवल मेरे लिए उठाए। मुझे आज भी याद है, जब मैं 10th की परीक्षा में अपेयर होने वाला था, माँ मेरे साथ रात भर बैठी रहती। एक बार माँ को बहुत फीवर हुआ। मैं तभी स्कूल से आया था, उसका शरीर गर्म था, तप रहा था। मैंने कहा, माँ तुझे फीवर है। हंसते हुए बोली, अभी खाना बना रही थी इसीलिए गर्म है। लोगों से उधर मांग कर मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती थी कि कहीं मेरा टाइम खराब ना हो जाए। कहते कहते रोने लगे। बोले, जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सके तो हम अपने बीबी और बच्चों के क्या होंगे। हम जिनके शरीर के टुकड़े हैं, आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले कर आए जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ भी ना जानते। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी और के लिए भाकाल्य कर सकता हूँ। आज़ादी अगर इतनी प्यारी है और माँ इतनी बोझ लग रही है तो मैं पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं बिना बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे, इसीलिए मैं तालक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी इन लोगों के हवाले करके माँ ओल्ड एज होम में रहूँगा। कम से कम मैं माँ के साथ रह सकता हूँ। और अगर इतना सब कुछ करके माँ आश्रम में रहने के लिए मजबूर है तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी। माँ की तरह तकलीफ तो नहीं होगी। जितना बोलते उससे भी ज़्यादा रो रहे थे। बातें करते करते रात के 12 बजे हो गए थे। मैंने भाभी जी के चेहरे को देखा, उसने भाव भी प्रियश्चित और गलीन से भरे हुए थे। मैंने ड्राइवर से कहा, अभी हम लोगों नोएडा जाएंगे। भाभी जी और बच्चे हम सारे लोग नोएडा पहुंचे। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर गेट खोला। भाई साहब ने उस गेट कीपर के पैर पकड़ लिए। बोले, मेरी माँ है, मैं उनको लेने आया हूँ। चौकीदार ने कहा,
क्या करते हो साहब? भाई साहब ने कहा, मैं जज हूँ। उसके चौकीदार ने कहा, जहाँ सारे सबूत सामने हैं तब तो आप अपनी माँ के साथ न्याय नहीं कर पाए और के साथ क्या न्याय करते होंगे साहब? इतना कहकर हम लोगों को वहीं रोककर वह अंदर चला गया। अंदर से एक महिला आई जो वार्डन थी। चेतन भगत को कौन नहीं जानता है, तो आप भी जरूर जानते होंगे। उनके के द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक एक भारतीय लड़की है, जो एक लड़की की कहानी पर पूरी तरह आधारित है। अगर आपको अभी तक ये कहानी नॉवेल नहीं पढ़ी तो आप अभी पढ़ सकते हैं। ये पुस्तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। अंत में किसी तरह उनके कमरे में ले गई। कमरे में जो दृश्य था उसको कहने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। केवल एक फोटो जिसमें पूरी फैमिली है और वो भी माँ जी बगल में, जैसे कि बच्चे से सुला रखा है। मुझे देखी तो उनका लगा कि बात न खुल जाए, लेकिन जब मैंने कहा हम लोग आपको लेने आए हैं तो पूरी फैमिली एक दूसरे को पकड़ कर रोने लगी। आसपास के कमरों में और भी बुजुर्ग थे, सब लोग जाकर बाहर तक ही आ गए। उनकी भी आंखें में नम थी। कुछ समय के बाद चलने की तैयारी हुई। पूरे आश्रम के लोग बाहर तक आए। किसी तरह हम लोग आश्रम के लोगों को छोड़ पाए। सब लग रहा था कि इस आशा से देख रहे हैं कि शायद उसको भी कोई लेने आए। रास्ते भर बच्चे और भाभी जी तो शांत रहे, लेकिन भाई साहब और माता जी एक दूसरे की भावनाओं को अपनी पुराने रिश्ते पर बिठा रहे थे। घर आते आते करीब 2:45 हो गया। भाभी जी भी अपनी खुशी की चाबी कहाँ है ये समझ गई थी। मैं भी चल दिया, लेकिन रास्ते भर वो सारी बातें दृश्य घूमने रहे। माँ केवल माँ है, उनको मरने से पहले मरे। माँ हमारी ताकत है, उसे बेसराह न होने दे। अगर वह कमजोर हो गई हो तो हमारी संस्कृति की रीढ़ कमजोर हो जाएगी। बिना रीढ़ का समाज कैसे होता है, किसी से छुपा कर नहीं। अगर आपकी परिचित परिवार में ऐसी कोई समस्या हो तो उनको ये जरूर पढ़ाए, बात को प्रभावी ढंग से समझाए। कुछ भी करे, लेकिन हमारी जननी को बेसराह बेघर न होने दे। अगर माँ की आंख से आंसू गिर रहे हो तो ये कर्ज कई जख्मों तक रहेगा। यकीन मानना सब होगा तुम्हारे पास, पर सुकून नहीं होगा। सुकून सिर्फ माँ आंचल में होता है। उस आंचल को बिखरने मत देना। दोस्तों, आपको ये हार्ट टचिंग इमोशनल स्टोरी इन हिंदी कैसी लगी हमें जरूर बताएं, जिससे आपकी प्रतिक्रियाएं पता लगे।